हेलो। स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल द परमा एजुज्ञान में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों अभी हम लोग बीएड सेकेंड ईयर जिसमें कि थर्ड सेमेस्टर के एमसीक्यूज़ कंप्लीट कर रहे हैं। इसके हम लोगों ने एमसीक्यूज़ बीडी 304 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब बीडी 305 जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट है वह हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो 305 ए हम लोगों ने कंप्लीट किया है जिसमें कि आपका साइंस पेडागोजी आ जाता है। साइंस पेडागोजी वो वहाँ पे कंप्लीट है। आज हम लोग 305 डी कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग हिंदी शिक्षण या हिंदी पेडागोजी यहाँ पे ऑप्शनल में चूज़ करते हैं। तो हिंदी शिक्षण के एमसीक्यूज़ हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज़ मैं कराऊंगा। और ज़्यादा एमसीक्यूज़ आपको इसके चाहिए तो इसके लिए आपको ये पीडीएफ देखनी पड़ेगी। पीडीएफ में बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं तो यहाँ पे मैं कुछ सिलेक्टेड एमसीक्यूज़ आपको करा दूंगा और बाकी आप पीडीएफ से आसानी से पढ़ पाएंगे। तो पीडीएफ सॉरी आपको मिलेगी कहाँ? वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कैसे करेंगे? आप चैनल के अबाउट में जाएंगे, वहाँ से टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा और उसमें ही यह पीडीएफ वीडियो कंप्लीट होने के बाद वहाँ पे मैं अपलोड कर दूँगा। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को आप देखिए ज़रूर, ठीक है। इसमें 4 यूनिट है। पहली यूनिट है आधारभूत संरचना, स्थान, सिद्धांत एवं उद्देश्य। इकाई 2 है हिंदी शिक्षण की प्रमुख विधियाँ, प्रणाली क्या है, प्रमुख विधियाँ, प्रणाली एवं पाठ्यपुस्तक, ये दूसरी यूनिट है। यूनिट 3 है पाठ योजना एवं शिक्षण सहायक सामग्री है। और यूनिट 4 जो है हिंदी भाषा शिक्षण में मूल्यांकन। तो इस तरह से 4 यूनिट हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी लोगों से कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो और स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग अपना एमसीक्यूज़ जो कि आपका यूनिट नंबर 1 से यहाँ पे स्टार्ट है। यूनिट 1 है आपका आधारभूत संरचना, सिद्धांत एवं उद्देश्य। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका मानव के भावों को अभिव्यक्त करने का सशक्त साधन है। तो मानव के भावों को अभिव्यक्त करने का सशक्त साधन क्या है? वह है भाषा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे असही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है भाषा की अभिव्यक्ति के कितने रूप हैं? तो भाषा की अभिव्यक्ति के जो हैं वह 2 रूप हैं। ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन 3 भाषा का संबंध होता है। तो भाषा का संबंध होता है विचारों से होता है, परंपरा से होता है, संस्कृति एवं सभ्यता से होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर दा यहाँ पे सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है देवनागरी लिपि का मूल रूप क्या था? तो उसका जो मूल रूप था ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन नंबर सा। क्वेश्चन नंबर 5 देवनागरी लिपि लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि आपको पता है बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। देखिए दोस्तों पेडागोजी के क्वेश्चन पेडागोजी सेम होती है सभी की, बस वहाँ पे सब्जेक्ट्स अलग अलग हो जाते हैं तो उस भाषा के साथ उस पेडागोजी को कराया जाता है। जैसे पेडागोजी नहीं अलग होती है, सभी आपने सुना होगा हिंदी की पेडागोजी, इंग्लिश की पेडागोजी या साइंस पेडागोजी सभी की सेम होती है, बस उस लैंग्वेज के साथ उस पेडागोजी को पढ़ाया जाता है, इसलिए वह हिंदी पेडागोजी या साइंस या इंग्लिश पेडागोजी बोली जाती है। तो आप बस एक चीज़ समझ लीजिए पेडागोजी में होता क्या है। पेडागोजी में आपको ऐसे ही सारे क्वेश्चन मिलेंगे, वो हिंदी में भी मिलेंगे, इंग्लिश में भी मिलेंगे। इसमें यह देखना है कि कॉमन सेंस के साथ कौन सी चीज़ें आपकी सही लग रही हैं आपको, ठीक है। बच्चे के लिए हितकर है, वो बच्चे के विपरीत नहीं जा रहे हैं, तो उस तरह से क्वेश्चंस आप आसानी से कर पाएंगे। पेडागोजी के क्वेश्चन सीटेट में बहुत आते हैं, ठीक है, पूरा बेस्ड रहता है, सीटेट बेस्ड रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे भी ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे आप लोगों के लिए। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है उत्तर भारत में ब्राह्मी लिपि का देवनागरी लिपि में परिवर्तन कितने चरणों में हुआ था? तो वह हुआ है ऑप्शन नंबर 3 चरणों में। क्वेश्चन नंबर 7 देवनागरी लिपि का गुण है। तो देवनागरी लिपि का गुण क्या है? यह बाईं से दाईं की ओर लिखी जाती है, यह ध्वन्यात्मक लिपि है और इस लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित होता है। तो ये सभी ऑप्शंस यहाँ पे आपके सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है देवनागरी लिपि की विशेषता है। तो देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है? इसमें प्रत्येक अक्षर सुंदर एवं वक्र है,
इसकी लिखावट सुगठित है। इसमें प्रत्येक अक्षर उच्चारित होता है। तो देवनागरी लिपि की यह विशेषता है, इसलिए ऑप्शन नंबर द यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है, हिंदी भाषा का रूप क्या है? तो हिंदी भाषा का रूप जो है राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। तो हिंदी के विषय में यहाँ पे यह सभी बातें सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर द सही है। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रभाषा क्या होती है? तो राष्ट्रभाषा जो होती है जनता की भाषा होती है, ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 11, उन्मुक्त एवं अनौपचारिक रूप से स्वच्छ शैली में किस भाषा का प्रयोग होता है? तो वह जो होता है राष्ट्रभाषा का प्रयोग होता है। किसका होता है? राष्ट्रभाषा का, ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रशासक वर्ग की भाषा है। तो प्रशासक वर्ग की भाषा कैसी है? राजभाषा है, ऑप्शन नंबर बा। क्वेश्चन 13 है, भाषा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की किस धातु से हुई है? तो वह जो हुई है फूस धातु से, ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन 14 है, भाषा शब्द की रचना किस भाषा की धातु से हुई है? तो वह हुई है संस्कृत, ऑप्शन नंबर सा। क्वेश्चन 15 है, भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है, यह कथन किसका है? यह कथन है श्याम सुंदर दास का, ऑप्शन नंबर सा। क्वेश्चन नंबर 16 है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उन्हें भाषा कहते हैं, यह कथन किसका है? यह कथन है बाबूराम सक्सेना का, ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से राष्ट्र की प्रगति का अविरल प्रभाव किसको कहा जाता है? वह जो कहा जाता है राष्ट्रभाषा को कहा जाता है। राष्ट्रभाषा को क्या कहा जाता है? राष्ट्र की प्रगति का अविरल प्रभाव राष्ट्रभाषा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रभाषा ही राष्ट्र की प्रगति का अविरल प्रभाव है। जो राष्ट्र की धड़कन को ही परिचालित नहीं करती वरन राष्ट्र में कर्म सौरभ को भी दसों दिशाओं में प्रसारित करती है, यह कथन किसका है? यह कथन है सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी की मूल भाषा या जननी है तो किस चीज़ की? संस्कृत। संस्कृत जो है सबकी जननी है। क्वेश्चन नंबर 20, लेखन भाषा नहीं है, यह दृश्य संकेतों द्वारा भाषा को अंकित करने का साधन मात्र है, यह कथन किसका है? यह कथन है ब्लूमफील्ड का। किसका है? ब्लूमफील्ड का। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि शब्द रूपी ज्योति संसार में प्रकाशित न होती तो यह हमारा त्रैलोक्य गहन अंधकार में डूब जाता, यह कथन किसका है? यह आचार्य दंडी का, ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत बालक को सर्वप्रथम वर्णमाला का ज्ञान कराया जाए? तो वह है ऑप्शन नंबर है सा, सरल से जटिल की ओर। इसमें दिया गया ना बाद में वाक्य इत्यादि किधर जा रहा है? तो यह जा रहा है सरल से जटिल की ओर। ये सभी विधियां हैं, आगमन विधि, निगमन विधि आपको पढ़ना पड़ेगा। आगमन विधि, निगमन विधि आप पढ़ना चाहते हैं तो मैंने उनको बनाया हुआ भी है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जहाँ पे जैन प्याजे इन सभी को पढ़ाया मैंने वहाँ पे ये पढ़ाया हुआ भी है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं, कोई दो बालक समान नहीं होते हैं, यह कथन किस शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है? या जो आधारित है ऑप्शन नंबर है आ, व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत पर आधारित है, ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 24, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसका है? यह कथन है रॉस का, ऑप्शन नंबर बा। क्वेश्चन नंबर 25, शब्द किसे कहते हैं? शब्द हम किसको कहते हैं? एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है, शब्द किसको कहते हैं? बेसिक क्वेश्चन है और इसी तरह से इसके क्वेश्चन आएंगे भी। एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को हम जो है शब्द कहते हैं। क्वेश्चन 26 है, भाषा का प्रमुख अवयव कौन सा है? तो भाषा का जो प्रमुख अवयव है, पहले वर्ण होता है, शब्द होता है, फिर पद होता है और वाक्य होता है। ऑप्शन नंबर आ जो है आपका बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर 27 है, भाषा का निर्माण होता है। तो भाषा का जो निर्माण होता है व्यक्त ध्वनियों से होता है। ऑप्शन नंबर सा यहाँ पे आपका पूरी तरह सही है। क्वेश्चन नंबर 28, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई है वह है ध्वनि। क्या है? ध्वनि। ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 29, हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी की जो है 18। ऑप्शन नंबर बा। क्वेश्चन नंबर 30, हिंदी अपनी किस बोली का मानक रूप है? तो हिंदी जो है अपनी खड़ी बोली का मानक रूप है। ऑप्शन नंबर बा। क्वेश्चन नंबर 31, पूर्वी हिंदी का संबंध किससे माना गया है? तो पूर्वी हिंदी का संबंध जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से माना गया। किससे माना गया है? अर्धमागधी अपभ्रंश से माना गया है। हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? तो हिंदी की जो उपभाषाएं हैं मित्रों वह है 5 उपभाषाएं। कितनी हैं? 5 उपभाषाएं। क्वेश्चन नंबर 33, वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? तो वेद जो है वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं। किस में लिखे गए हैं? वैदिक संस्कृत में। ऑप्शन नंबर बा यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो है 3 बोलियां आती हैं। क्वेश्चन नंबर 35, गढ़ वाली भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो गढ़ वाली भाषा कहाँ से बोली जाती है? राजस्थान में बोली जाती है। ऐसे ही अवधी कहाँ बोली जाती है? ये आप कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 36, संपर्क भाषा का तात्पर्य है। तो संपर्क भाषा का तात्पर्य होता है दो भिन्न भाषाएं बोलने वालों के बीच संपर्क करने की भाषा। क्या होती है? दो भिन्न भाषाएं बोलने वालों के बीच संपर्क करने की भाषा को हम कहते हैं संपर्क भाषा। ऑप्शन नंबर आ जो है यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 37, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 38 है, इनमें से अवधि का ग्रंथ कौन सा है? इनमें से जो अवधि है रामचरितमानस जो है यह अवधि का ग्रंथ है। और किसने लिखा था रामचरितमानस भाई? बताइए जरा कमेंट करके। ये बिल्कुल आपको कमेंट करना पड़ेगा भाई। आप बताइए कमेंट करके रामचरितमानस किसने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 39, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कब मनाया जाता है। 26 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 40, उर्दू का शाब्दिक मूल अर्थ है। उर्दू का जो शाब्दिक मूल अर्थ होता है मिली जुली भाषा। ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन नंबर 41, पाली का संबंध किस धर्म से है? तो पाली का संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन नंबर बा। क्वेश्चन नंबर 42, उर्दू शब्द मूलतः किस भाषा से है? उर्दू शब्द जो है तुर्की भाषा से है। ऑप्शन नंबर सा। क्वेश्चन नंबर 43, बिहार से लेकर शिमला तक हिमालय की तराई एवं आंचलिक भागों में बोली जाने वाली भाषाओं में प्रमुख जो है वह है मुंडारी भाषा। कौन सी है? मुंडारी भाषा। क्वेश्चन नंबर 44, हिंदी किस परिवार की भाषा है? हिंदी जो है भारोपीय परिवार की भाषा है। किसकी है? भारोपीय परिवार की भाषा है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भाषा के कितने रूप माने गए हैं? तो भाषा के जो 2 रूप माने गए हैं। कितने? 2 रूप माने गए हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो है बा यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46, भारत के संदर्भ में हिंदी का कौन सा रूप प्रचलित नहीं है? तो हिंदी का जो रूप प्रचलित नहीं है वह है आपका ऑप्शन नंबर द, विदेशी भाषा। ऑप्शन नंबर द यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47, त्रिभाषा सूत्र का मुख्य संदर्भ कहाँ है? तो वह जो मुख्य संदर्भ है उच्चतर माध्यमिक स्तर पर। क्या है? उच्चतर माध्यमिक स्तर पर। ऑप्शन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सी बात हिंदी की दरिद्रता की घोतक है? वह है ऑप्शन नंबर है बा, राजनीतिज्ञों द्वारा हिंदी की उपेक्षा। ऑप्शन नंबर बा। क्वेश्चन 49, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हिंदी में इस समय कम है? कौन सा तत्व हिंदी में इस समय कम है? ऑप्शन नंबर है बा, हिंदी भाषियों द्वारा हिंदी की स्वीकार्यता। ऑप्शन नंबर बा। क्वेश्चन 50, विद्यालयों में कितनी भाषाओं को पढ़ाना चाहिए? तो विद्यालय में जो है मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, विदेशी भाषा एवं एक प्राचीन भाषा को पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये आप ऑप्शन नंबर 50 का जो द जो है या डी सही है। क्वेश्चन नंबर 51, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? वह है ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन नंबर
द। क्वेश्चन नंबर 52 है, देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा नहीं लिखी जाती है? तो वह जो है अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर है सा। क्वेश्चन नंबर 53, देवनागरी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर हैं? तो वह है 52 अक्षर, ऑप्शन नंबर है सा। क्वेश्चन नंबर 54, विश्व में सबसे पहला किस लिपि का विकास हुआ? सबसे पहले जो हुआ था, ऑप्शन नंबर है चित्रलिपि, ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन 55, ब्राह्मी लिपि विकसित होकर कब नागरी लिपि के नाम से प्रसिद्ध हो गई? तो वह 800 ईस्वी में प्रसिद्ध हो गई, ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन नंबर 56 आ जाता है आपका, नागरी लिपि अन्य किस नाम से जानी जाती है? तो नागरी लिपि अन्य जो है देवनागरी लिपि के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर है 57, प्राचीन देवनागरी लिपि किस शती तक भारत में प्रचलित रही है? तो वह 15वीं शती तक भारत में प्रचलित रही है, ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 58, सन 1600 से आज तक जो देवनागरी चल रही है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आधुनिक देवनागरी, ऑप्शन नंबर सा। क्वेश्चन 59, कौन सी लिपि भारत में सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र में प्रचलित थी? तो वह है ऑप्शन नंबर आ, देवनागरी। क्वेश्चन 60, देवनागरी लिपि कौन सी भाषा के लिखने में नहीं अपनाई जाती है? तो वह है ऑप्शन नंबर है आ, अंग्रेजी। क्वेश्चन 61, 1904 में केसरी पत्र द्वारा देवनागरी लिपि में कुछ सुधारों का संकेत किसने दिया था? तो वह दिया था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सा यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 62 आ जाता है, 1947 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार ने देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया था? तो आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में किया था, ऑप्शन नंबर है सा। क्वेश्चन नंबर 63, विश्व की आधुनिक सभी लिपियों में किस लिपि का स्थान सर्वश्रेष्ठ है? तो वह है ऑप्शन नंबर आ, देवनागरी लिपि। क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर आ है। क्वेश्चन नंबर 64 दिया गया है, संसार की लिपियों में सबसे अधिक वैज्ञानिक लिपि कौन सी है? तो वह है आप देवनागरी लिपि। क्वेश्चन नंबर 65, हिंदी भाषा शिक्षण में उपयोग की दृष्टि से कितने पक्ष हैं? तो वह है 2 पक्ष, एक भाषा पक्ष है, एक साहित्य पक्ष है, ऑप्शन नंबर जो है सा यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 66 है, भाषा पक्ष के 2 पक्ष कौन कौन से हैं? तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, एक है ज्ञान पक्ष, दूसरा है कौशल या व्यवहार पक्ष, इसलिए ये जो दोनों पक्ष हैं यहाँ पे करेक्ट हैं, ऑप्शन नंबर सा यहाँ पे सही है। क्वेश्चन 67 दिया गया है, हिंदी साहित्य के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो हिंदी साहित्य का जो मुख्य उद्देश्य है ज्ञानात्मक है, भावात्मक है और क्रियात्मक है, ऑप्शन नंबर द यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 68 है, बीएस ब्लूम के अनुसार शिक्षा तथा शिक्षण के उद्देश्यों को कितने पक्ष स्वीकार किए गए हैं? तो उसके जो है 3 पक्ष स्वीकार किए गए हैं। कल भी इस प्रश्न को हमने पढ़ा था साइंस वाले टर्म में, साइंस पेडागोजी में। क्वेश्चन 69 है, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन इन शिक्षण के उद्देश्यों को किस पक्ष में रखा जाता है? तो उसको जो है ज्ञानात्मक पक्ष में रखा जाता है, ऑप्शन नंबर आ में। क्वेश्चन नंबर 70 है, भाषा के तत्वों संरचना में होता है, तो क्या होता है? वर्णमाला होती है, शब्द वाक्य होते हैं, ध्वनिवर्तनी होती है, अंततः ये सभी होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर द यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 71 है, हिंदी भाषा शिक्षण के मुख्य उद्देश्य हैं, तो कौन कौन से मुख्य उद्देश्य हैं? एक भाषा के तत्वों का ज्ञान होता है और भाषा का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर सा यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 72, रॉबर्ट मेगर ने अभिक्रमित अनुदेशन के लिए ज्ञानात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि का विकास कब किया था? तो उन्होंने किया था 1962 में, ऑप्शन नंबर सा। क्वेश्चन नंबर 73, अभिक्रमित अनुदेशन के लिए ज्ञानात्मक उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखने की विधि का विकास निम्न में से किसने किया? वह किया रॉबर्ट मेगर ने, ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 74 है, हिंदी भाषा शिक्षण साहित्य में व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं, तो वह कौन है? मेगर साहब हैं और स्किनर हैं, ऑप्शन नंबर द जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाता है।
क्वेश्चन 75, भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा का तो एक मौखिक रूप होता है और दूसरा लिखित रूप होता है। तो दो रूप होते हैं, एक मौखिक रूप और लिखित रूप। ऑप्शन नंबर सा यहाँ पे करेक्ट है, आ और बा दोनों। क्वेश्चन नंबर 76 है, पाठ्य पुस्तक तथा उद्देश्य के आधार पर व्यावहारिक उद्देश्य के कितने तत्व होते हैं? तो उसके जो तत्व होते हैं, पाठ्य वस्तु के तत्व का स्वरूप निश्चित करना, उद्देश्यों का निर्धारण करना, समुचित क्रिया का सूची में से चयन करना। तो ये सभी होते हैं। ऑप्शन नंबर द यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 77 दिया गया है, शिक्षण सूत्र पद प्रदर्शन करते हैं जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। उपरोक्त कथन किसका है? यह है रेमंड का। ऑप्शन नंबर है आ। क्वेश्चन नंबर 78 है, सूत्र एक आम सच्चाई है जो विज्ञान एवं अनुभव से ली जाती है। ये सूत्र अध्यापक का सुचारू रूप से शिक्षण में मदद करते हैं। विशेष रूप से प्रारंभिक कक्षाओं में पठन पाठन की क्रिया आसान हो जाती है क्योंकि ये सभी सूत्र छात्र को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। उपरोक्त कथन कहाँ से लिया गया है, या जो लिया गया है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से। ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 79 है, आधुनिक मनोविज्ञान शिक्षण में किन प्रवृत्तियों पर विशेष बल दिया गया है? तो दिया गया है बालक की रुचियों पर, प्रवृत्तियां, व्यक्तिगत भिन्नताएं व क्षमताएं। तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ये सभी हो जाता है। ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन 80 है, शिक्षण सूत्र निम्न में से किन पर आधारित होते हैं? तो शिक्षण सूत्र जो है बाल प्रकृति पर आधारित होते हैं। किस पर आधारित होते हैं? बाल प्रकृति पर आधारित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, त्रिभाषा सूत्र का मुख्य संदर्भ कहाँ है? त्रिभाषा का सूत्र है माध्यमिक स्तर पर है। कहाँ है? माध्यमिक स्तर पर है। क्वेश्चन नंबर 82, त्रिभाषा सूत्र किस आयोग के द्वारा दिए गए थे? तो त्रिभाषा आपको पता है कोठारी आयोग, और कोठारी कमीशन कब आया था? अब ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 83 आ जाता है, भाषा एक कौशल है और इसका विकास अभ्यास पर ही निर्भर है। उपरोक्त कथन किसका है? यह थॉर्नडाइक का। किसका है? थॉर्नडाइक का। ऑप्शन नंबर जो बा है यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 84 है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में ब्रिटिश दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर की कौन सी शिक्षा प्रणाली उपयोगी है? तो इनकी है पंचपदी प्रणाली। पंचपदी शिक्षा प्रणाली जो है हर्बर्ट स्पेंसर की उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 85 आ जाता है, शिक्षण के विभिन्न सूत्रों में कौन सा सूत्र सही है? तो देखिए, एक तो सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ये सभी शिक्षण विधियां जो हैं आपको पता होना चाहिए। इसको पढ़ने के लिए मैंने PDF बनाई हुई, मैं आप इसको इसमें ही जोड़ भी दूंगा तो आप इसको देख पाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 है, शिक्षण के विभिन्न सूत्रों में कौन सा सूत्र सही नहीं है? तो वह जो सही नहीं है वह है आपका ऑप्शन नंबर द, सामान्य से विशिष्ट की ओर। बाकी पूर्ण से अंश की ओर होता है, अनिश्चित से निश्चित की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, मगर सामान्य से विशिष्ट वाला जो यहाँ पे सही नहीं है। इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन नंबर द। क्या है? ऑप्शन नंबर द यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 87 है, अध्यापकों को गद्य शिक्षण के समय किन बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है? तो देना है व्याकरण एवं व्यावहारिक ज्ञान पर। ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 88 है, पद्य शिक्षण के समय अध्यापकों द्वारा बच्चों को किन पक्षों का ज्ञान देना आवश्यक है? तो शब्द शक्ति, शब्द योजना, रस, छंद तथा अलंकार, इन सभी पर। ऑप्शन नंबर है द। क्वेश्चन नंबर 89, पंचपदी प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, हर्बर्ट स्पेंसर साहब को। ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 90 है, मातृभाषा शिक्षण में किन सामान्य सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है? तो वह कौन कौन से हैं? एक तो है अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, और अंततः ये सभी हो जाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर द यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 91, क्रियाशीलता के सिद्धांत को किन शिक्षा सारथियों ने महत्व प्रदान किया? तो इन्होंने प्रदान किया है फ्रॉबेल ने, जॉन डीवी ने, मॉन्टेसरी ने
और इन सभी ने प्रदान किया, इसलिए ऑप्शन नंबर द यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 92, हिंदी एवं संस्कृत भाषा से हिंदी के अनेक रूपों का विकास हुआ है। इनके रूप निम्न में से कौन से हैं? तो इनके रूप हैं पाली है, प्राकृत है और अपभ्रंश है। कौन सा है? पाली है, प्राकृत है और अपभ्रंश है। तो ये सभी रूप हैं इसके। क्वेश्चन 93 है, सानुबंध शिक्षण विद्यार्थी को उसके अनुभवों के स्तर के अनुसार शिक्षा देने के अलावा कुछ नहीं है। उपरोक्त कथन किसका है? यह शाह का है, ऑप्शन नंबर 7। क्वेश्चन 94, एक विषय को दूसरे विषय के अधीन करने के सिद्धांत को सामान्यतः समन्वय के नाम से उल्लेख किया जाता है। उपरोक्त कथन किस विद्वान का है? या जो है डामोविल का है, ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन 95 है, हिंदी शिक्षण को रोचक, प्रभावपूर्ण व यथार्थ बनाने के लिए किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है? तो वह चीज़ है कला चित्रों का, मानचित्रों का, ग्राफ आदि का। इन सभी का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर है द। क्वेश्चन नंबर 96, भाषा शिक्षण के 2 अंग कौन कौन से हैं? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है थोड़ी देर पहले, एक दूसरा था ग्रहण और अभिव्यक्ति, तो यह दोनों है। क्वेश्चन नंबर 97, किसी भी विषय के शिक्षण में किन सूत्रों का विशेष महत्व होता है? तो वह होता है शिक्षण विधियाँ, शिक्षण प्रविधियाँ और शिक्षण सूत्र। ऑप्शन नंबर द यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 98, राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 1955 में, ऑप्शन नंबर ब। क्वेश्चन नंबर 100, अणुशक्ति, चलचित्र, मुद्रण कला आदि हिंदी शिक्षण की किन किताबों में समाहित रहते हैं? और जो समाहित रहते हैं विज्ञान, ऑप्शन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 100 है, हिंदी के ऐतिहासिक ग्रंथ कौन कौन से हैं? देखिए हिंदी का पृथ्वीराज रासो है, महाभारत है, कुरुक्षेत्र है, और ये सभी जो हैं हिंदी के ऐतिहासिक ग्रंथ रहे हैं। तो यूनिट 1 के हम लोगों ने 100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करें हैं। अब नेक्स्ट यूनिट हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चन को दोबारा से देखिए, और ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने हैं तो आपको PDF डाउनलोड करके वहाँ से भी पढ़ लेना चाहिए एक बार, ठीक है। यूनिट नंबर 2 आ जाती है भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियाँ, प्रणाली एवं पाठ्यपुस्तक। तो इसके विषय में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है हिंदी शिक्षण की विधि क्या है? हिंदी शिक्षण की विधि कौन कौन सी है? देखिए प्रत्यक्ष विधि होती है, पाठ्यपुस्तक विधि होती है, आगमन निगमन विधि होती है। तो ये सभी विधियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विधि कौन सी है? तो व्याकरण शिक्षण की जो प्रमुख विधि है अनुवाद विधि है। कौन सी है? अनुवाद विधि। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, आगमन विधि का गुण है। तो आगमन विधि का गुण क्या होता है? इसमें जो है छात्र सक्रिय रहते हैं, छात्र को व्याकरण संबंधी नियम स्वतः याद हो जाते हैं, छात्र ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग करते हैं। अब आप याद रखिए आगमन विधि में क्या होता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। आगमन विधि का दोष क्या है? तो आगमन विधि का दोष ये है कि इसमें प्रत्येक छात्र को अपना उदाहरण प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिलता, छात्रों में निर्देशन संबंधी समस्याएं आती हैं, जिन छात्रों के पास उदाहरण अधिक होते हैं वे अधिक सक्रिय होते हैं। तो ऑप्शन नंबर द जो है यहाँ पे करेक्ट है। निगमन विधि का गुण क्या है? अब देखिए निगमन विधि में क्या होता है, इस विधि में अधिक अभ्यास को पढ़ा जाता है। इस विधि से छात्र शिक्षण वस्तुओं को ठीक से स्मरण कर लेते हैं। इस विधि से अध्यापक एवं छात्र के समय की बचत होती है। तो प्रश्न आ जाए कौन सी विधि में छात्र एवं अध्यापक के समय की बचत होगी? तो निगमन विधि होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर द यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, किस विधि के अंतर्गत विशेष उदाहरणों की सहायता से छात्र स्वयं निरीक्षण तथा चिंतन करते हुए नियम निकालता है? तो वह है आपका आगमन विधि, ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 7, पाठ सूची पुस्तक में कहाँ होनी चाहिए? तो पाठ सूची जो है प्रारंभ में होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 8, निगमन विधि का दोष है। तो निगमन विधि का दोष क्या है? यह विधि अमनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि में बच्चों की रुचि तथा मानसिक स्तर का विचार नहीं किया जाता है। यह विधि निष्क्रिय पद्धति पर आधारित है। तो यह सभी जो है आगमन विधि का निगमन विधि के दोष हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी शिक्षण की वह कौन सी प्रविधि है जिसमें शिक्षक प्रश्न पूछकर
पाठ का विकास करता है, वह है प्रश्न विधि। कौन सी है? प्रश्न विधि। क्वेश्चन नंबर 10 है, छात्रों के स्मृति स्तर को दृढ़ करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो वह है अभ्यास विधि। ऑप्शन नंबर है आपका सा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हिंदी शिक्षण की प्रणाली है, तो हिंदी शिक्षण की प्रणाली कैसी है? प्राकृतिक प्रणाली, ढांचागत प्रणाली, उद्देश्यपरक प्रणाली। तो ये सभी जो है हिंदी शिक्षण की प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हिंदी पाठ्यपुस्तक की मनोवैज्ञानिक विशेषता है, तो कौन कौन सी है? विषय सामग्री, चित्रण और भाषा शैली। तो ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन 13 है, हिंदी शिक्षण की तार्किक विशेषता क्या है? तो हिंदी शिक्षण की संगठन एवं व्यवस्था, विषय का प्रतिपादन और विश्वसनीयता। ऑप्शन नंबर द जो है यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 14 है, पाठ्य पुस्तक का गुण क्या है? तो पाठ्य पुस्तक का गुण जो होता है, व्यक्तिगत शिक्षण में सहायक होती है, आर्थिक रूप से अत्यंत अल्पव्ययी होती है, कक्षा शिक्षण को संगठित एवं समरूप बनाने में सहायक होती है। तो ऑप्शन नंबर द जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पाठ्य पुस्तक का दोष है, तो पाठ्य पुस्तक का दोष क्या है? इसमें सीमित पाठ्य वस्तु ही केंद्रित रहती है। ऑप्शन बा है, विस्तृत तथा गहन अध्ययन में कम उपयोगी होती है। तो यह दोनों यहाँ पे सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सा यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पाठ्य पुस्तक हमारे देश में शिक्षा का महत्वपूर्ण यंत्र है। यह कथन किसका है? यह कथन है प्रोफेसर बार्थ था बटन का। ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन 17 है, हिंदी शिक्षण की प्रणाली नहीं है, तो हिंदी शिक्षण की जो प्रणाली नहीं है वह है कृत्रिम प्रणाली। ऑप्शन नंबर बा। क्वेश्चन नंबर 18 है, काठिन्य निवारण की सुकराती विधि है, तो कौन सी सुकराती विधि है? प्रश्नोत्तर विधि। ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है, तो व्याकरण शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है? व्यास विधि। बाकी सूत्र विधि, आगमन निगमन, समयाव विधि है। ठीक है, दा जो है यहाँ पे ऑप्शन सही है, विधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है, उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किया जाता है, तो किसका किया जाता है? शिक्षण नीतियों एवं नियुक्तियों का चयन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सा। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा माध्य गद्य रचना का नहीं है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है द कविता। क्वेश्चन 22, जिस वाचन को अध्यापक द्वारा किया जाता है वह कहलाता है आदर्श वाचन। ऑप्शन नंबर ब। क्वेश्चन 23, किस निबंध में देखी हुई वस्तु, स्थान या अवसर का वर्णन किया जाता है? वह किया जाता है, ऑप्शन नंबर है आ, वर्णात्मक निबंध में। क्वेश्चन 24, अवस्था अनुक्यूत नाटकम यह कथन किसका है? यह है भरत मुनि जी का। ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन नंबर 25, कविता वह साधन है जिसके द्वारा शेष सृष्टि से के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। यह कथन किसका है? यह है रामचंद्र शुक्ल जी का। ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन नंबर 26, किस प्रणाली में एक ही भाषा के कवियों की तुलना एक दूसरे से की जाती है? तो वह देखिए तुलनात्मक प्रणाली है। ऑप्शन नंबर बा यहाँ पे आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 है, रचना शिक्षण के लिए प्रवचन विधि को किस विद्यालय स्तर पर काम में लाया जाता है? तो वह होता है माध्यमिक विद्यालय स्तर होता है। क्वेश्चन 28, व्याकरण वह शास्त्र या विधा है जिसमें शब्दों को शासित करने वाले नियमों का निरूपण हो। यह परिभाषा किसकी है? यह है पाणिनि की। ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी वाचन शिक्षण की विधि नहीं है? तो जो नहीं है वह है व्याख्या विधि। ऑप्शन नंबर सा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा वाचन शिक्षण का आधार नहीं है? वह जो नहीं है वह है अभिनय। ऑप्शन नंबर सा। क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में से कौन सी विधि रचना शिक्षण की विधि नहीं है? तो रचना शिक्षण की जो विधि नहीं है वह है भाष्य विधि। बाकी परामर्श विधि है, रूपरेखा विधि है, निर्देशन विधि है। तो रचना विधि जो है नहीं है। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 32, डाल्टन योजना का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो किया था कुमारी बेलन पार्क बर्स्ट ने। ऑप्शन नंबर सा यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 33,
कार्लटन बाशवर्न ने किस पद्धति का सूत्रपात किया था? तो वह उन्होंने किया था विनेटिका योजना का। ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 34 है, श्रम, क्रम, भ्रम जैसे शब्दों को सिखाने के लिए वाचन की कौन सी विधि अपनाई जानी चाहिए? तो वह विधि है अक्षरबोध। ऑप्शन नंबर बा। क्वेश्चन नंबर 35 है, जिस विधि में छात्र व अध्यापक विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह विधि होती है विचार विमर्श विधि। ऑप्शन नंबर बा। क्वेश्चन नंबर 36 है, भाषा सर्वोत्तम स्थान है विचारों तथा भावों के संक्रमण का, संकलन का, आदान प्रदान का। तो ऑप्शन नंबर दा जो है आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 है, पहली कक्षा में मातृभाषा शिक्षण किससे प्रारंभ करनी चाहिए? तो करनी चाहिए अक्षर ज्ञान से। ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 38 है, लिपि का सही ज्ञान एवं अभ्यास का उद्देश्य किस स्तर का होना चाहिए? वह होना चाहिए प्रारंभिक स्तर का। ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस विधि से छात्रों की सृजनात्मक योग्यता का विकास होता है? तो वह होता है आगमन तथा निगमन विधि। क्वेश्चन नंबर 40 है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किस विधि में किया जाता है? तो वह किया जाता है सह संबंध विधि। ऑप्शन नंबर सा। क्वेश्चन नंबर 41, नियम उदाहरण की विधि किसको कहते हैं? तो वह निगमन विधि होती है जिसमें नियम और उदाहरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, हिंदी में अभी किन ग्रंथों की कुछ कमी है? तो हिंदी में जो है कोश और व्याकरण की अभी जो है कुछ कमी है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सी विधि रचना शिक्षण की विधि नहीं है? तो वह जो नहीं है ऑप्शन नंबर है सा, रूपरेखा विधि। क्वेश्चन नंबर 44, चित्रों पर प्रश्न करके रचना का शिक्षण देना कौन सी विधि कहलाती है? तो वह कहलाती है चित्र रचना विधि। ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन नंबर 45 है, गद्य शैली में प्रौढ़ता तथा भाषा परिष्कार का काम सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहले किया था पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। ऑप्शन नंबर सा। क्वेश्चन नंबर 46 है, किसके निबंध समास शैली के हैं? तो वह जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के। क्वेश्चन नंबर 47 है, गद्य शिक्षण में सर्वाधिक महत्व किसका है? तो इसमें जो महत्व है मौन पाठन का है। क्वेश्चन नंबर 48 है, गद्य खंड के शिक्षण में आप वसुंधरा शब्द को कैसे समझाएंगे? तो इसमें हम समझाएंगे पर्याय कथन के द्वारा। कैसे समझाएंगे? पर्याय कथन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49 है, कहानी और उपन्यास में किस कारण समानता है? तो इसमें जो है बाह्य दृष्टि के कारण जो है समानता है। ऑप्शन नंबर सा। क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी का वर्ग नहीं है? तो जो कहानी का वर्ग नहीं है रसवादी। ऑप्शन नंबर सा। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास का तत्व नहीं है? एक है कथा वस्तु, फिर है सौंदर्य अनुभूति और देश काल और शैली। तो जो नहीं है वह है आपका सौंदर्य अनुभूति। क्या नहीं है? सौंदर्य अनुभूति। ऑप्शन नंबर बा। क्वेश्चन नंबर 52 है, उपन्यास शिक्षण में किसका महत्व है? उपन्यास शिक्षण में जो है स्वाध्याय का महत्व है। ऑप्शन नंबर सा यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया है, परंपरागत व्याकरण शिक्षण प्रणाली के कितने रूप हैं? तो इसके देखिए दो रूप हैं। कितने हैं? दो रूप है। क्वेश्चन नंबर 54 है, भाषा प्रयोगशाला शिक्षण विधि से मॉनिटरिंग स्कूल में किन साधनों द्वारा बालकों को शिक्षित किया जाता है? तो उनको किया जाता है दृश्य श्रव्य उपकरणों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 55 है, शिक्षण युक्तियां अध्यापक के साधन है। यदि अक्षय कार्य का संपादन करना है तो उचित साधनों का समुचित ढंग से प्रयोग करना आवश्यक है। यह कथन किसका है? यह है गार्लिक का। ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 56 है, व्याकरण के नियम सूत्र एवं संस्कृत के लघु कौमुदी सूत्रों को बालक प्रणाली के अंतर्गत सीखता है। कौन सी प्रणाली है? सूत्र प्रणाली। सूत्र प्रणाली के अंतर्गत सीखता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर, भाषा प्रयोगशाला विधि का प्रारंभ सर्वप्रथम कब और कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था अमेरिका में 1960 में। ऑप्शन नंबर आ।
क्वेश्चन नंबर 58 है, मौन वाचन की प्रमुख विशेषता क्या है? तो मौन वाचन की प्रमुख विशेषता आप ऐसे ही समझ सकते हैं, पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 59 है, ध्वन्यात्मक विधि में सर्वप्रथम सिखाए जाते हैं तो क्या? स्वर सिखाए जाते हैं। क्या सिखाए जाते हैं? स्वर सिखाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, गद्य शिक्षण में शैली की प्रौढ़ता तथा भाषा परिष्कार का कार्य इससे पहले किसने किया था? तो वह जो किया था ऑप्शन नंबर है सा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। क्वेश्चन नंबर 61 है, गद्य शिक्षण में सर्वाधिक महत्व किसका है? तो सर्वाधिक महत्व जो है रसानुभूति का है, ऑप्शन नंबर सा है। क्वेश्चन नंबर 62 दिया गया है, समवाय विधि उपयोगी है तो किस चीज़ में उपयोगी है? और रचना शिक्षण में भी है और व्याकरण में भी है। अंततः ये ऑप्शन नंबर सा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, व्याख्यान विधि का प्रयोग किस विधि के साथ उत्तम रहता है? तो व्याख्यान विधि का प्रयोग जो है प्रश्नोत्तर विधि के साथ उत्तम रहता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर, तद दोषो शब्दार्थो सगुणा कलम कृति पुनः क्वापि। उपरोक्त सूक्त संस्कृत के किस आचार्य की है? तो यह है आचार्य मम्मट की, ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 65, कविता मूलतः जीवन की समालोचना है। उक्त कथन किस पाश्चात्य साहित्यकार का है? या जो है मैथ्यू आर्नोल्ड का है। क्वेश्चन 67, ध्वन्यात्मक विधि में सर्वप्रथम क्या सिखाए जाते हैं? तो इसमें सबसे पहले सिखाए जाते हैं स्वर। क्वेश्चन 67, गद्य साहित्य को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है? तो इसको है सूचनात्मक गद्य साहित्य, वर्णनात्मक गद्य साहित्य और भावात्मक गद्य साहित्य, इन सभी में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ता यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 68 है, गद्य शिक्षण में सर्वाधिक महत्व किसका है? तो इसमें सर्वाधिक महत्व है मौन पठन का, ऑप्शन नंबर बा। क्वेश्चन 69 है, नाटक शिक्षण में निम्नलिखित में से किसका महत्व नहीं है? तो जो नाटक शिक्षण में महत्व नहीं है मौन पाठन का। रंगमंच अभिनय का होता है, कक्षा अभिनय का, वाचिक अभिनय का होता है, तो किसका नहीं होता है? वह है आपका ऑप्शन नंबर सा, मौन पठन। क्वेश्चन नंबर 70 है, छायावाद का प्रवर्तन कब हुआ था? तो छायावाद का प्रवर्तन हुआ था आधुनिक काल में, ऑप्शन नंबर दा। क्वेश्चन नंबर है 71, कहानी और उपन्यास में किस कारण समानता है? तो इसमें जो है बाह्य दृष्टि के कारण समानता है। दोबारा यह प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी का वर्ग नहीं है? तो कहानी का जो वर्ग रसवादी होना कहानी का वर्ग नहीं है। क्वेश्चन 73, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक का तत्व नहीं है? तो नाटक का जो तत्व नहीं है वर्णन, ऑप्शन नंबर सा। क्वेश्चन नंबर 75 है, काव्य शिक्षण में निम्न में से किसका महत्व अधिक है? तो काव्य शिक्षण में जो सबसे सबसे अधिक महत्व है आदर्श वाचन का, ऑप्शन नंबर था। और क्वेश्चन नंबर 75 है, भक्तिकालीन पद्यांशों की भाषा निम्नलिखित में से कौन सी नहीं थी? तो खड़ी बोली जो है इनकी भाषा नहीं थी। ठीक है, यूनिट सेकंड कंप्लीट करने के बाद हम लोग अब यूनिट थर्ड पढ़ेंगे। ठीक है, जो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे बचे वो रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने उसको वहाँ पे कुछ क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कराए हैं। वो आप क्या करेंगे, जब आप PDF डाउनलोड करेंगे वहाँ से आप उनको देख लीजिए, क्योंकि समय के साथ ही आप अपनी पढ़ाई को करिए, फालतू में समय को मत बर्बाद करिए। ठीक है, तो यूनिट थर्ड हम लोग स्टार्ट करते हैं, पाठ योजना एवं शिक्षण सहायक सामग्री। 2 यूनिट्स कंप्लीट करी हैं, 2 यूनिट्स में हम लोगों ने क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। और ज़्यादा क्वेश्चंस को देखने के लिए आप PDF से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, पाठ्य योजना निर्माण का उपागम है। तो पाठ्य योजना निर्माण का उपागम क्या है? अमेरिकन उपागम, भारतीय उपागम, ब्रिटिश उपागम, ये सभी उपागम हैं। ऑप्शन नंबर द यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है 2, क्या है? क्वेश्चन नंबर आ जाता है 2, पाठ योजना का अमेरिकन उपागम है। तो कौन कौन से हैं? अधिगम उद्देश्यों को प्राथमिकता दी गई है, शिक्षक का कार्य अधिगम की परिस्थितियों को उत्पन्न करना होता है, छात्र केंद्रित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर द यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पाठ योजना का भारतीय उपागम कौन सा है? देखिए, एक तो हर्बर्ट उपागम, डीवी तथा किलपैट्रिक उपागम और मॉरिसन उपागम। तो ऑप्शन नंबर द यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हर्बर्ट उपागम में पाठ्य वस्तु को कितने पदों में विभक्त कर 5 योजना तैयार करी जाती है?
तो वह है ऑप्शन नंबर है द 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हर्बर्ट उपागम का पाठ योजना सोपान क्या है? तो उसका है प्रस्तावना है, प्रस्तुतिकरण एवं स्पष्टीकरण है, सामान्यीकरण एवं प्रयोग है। तो यह सभी हैं ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन नंबर 6 पाठ योजना के किस उपागम में अनुभव को विशेष महत्व दिया गया है? तो वह दिया गया है ऑप्शन नंबर है बा डीवी तथा किलपैट्रिक उपागम को। क्वेश्चन नंबर 7 भारत में पाठ योजना निर्माण में किस उपागम का विश्वविद्यालय में अधिक प्रयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है ऑप्शन नंबर है आ हर्बर्ट उपागम। क्वेश्चन नंबर 8 है अमेरिका में पाठ योजना निर्माण का कौन सा उपागम सबसे अधिक प्रचलित है? तो वह है ऑप्शन नंबर बा डीवी तथा किलपैट्रिक उपागम। क्वेश्चन नंबर 9 डीवी तथा किलपैट्रिक उपागम में पाठ योजना निर्माण के कितने सोपान हैं? तो उसके जो सोपान हैं वह है 7 सोपान है। कितने हैं? 7 सोपान है। ऑप्शन नंबर द यहाँ पे आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर दिया गया 10 मॉरिसन उपागम को पाठ योजना निर्माण हेतु कब प्रस्तुत किया गया था? तो किया गया था सन 1926 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11 है इकाई प्रणाली उपागम के नाम से किस उपागम को जाना जाता है? तो वह है ऑप्शन नंबर सा मॉरिसन उपागम को। ऑप्शन नंबर सा। क्वेश्चन है 12 मॉरिसन उपागम में 5 योजना निर्माण के लिए कितने सोपानों का उल्लेख किया गया था? तो 5 पाठ योजना। ऑप्शन नंबर बा वहाँ पे सही। क्वेश्चन 13 है पाठ योजना निर्माण का लाभ है। तो उसका जो लाभ है अध्यापक की कार्य नियमित नियोजित तथा व्यवस्थित होता है, छात्रों की समझ में पाठ सुगमता से आ जाता है, अध्यापक का समय एवं शक्ति नष्ट होने से बचती है। तो ऑप्शन नंबर जो द है आपका यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर दिया गया 14 है पाठ योजना का चरण है। तो पाठ योजना का चरण है तैयारी करना, प्रस्तुत एवं मेल, सामान्यीकरण एवं आवेदन। ऑप्शन नंबर दिया गया है द। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है सूक्ष्म पाठ योजना कितने मिनट के लिए बनाई जाती है? तो सूक्ष्म पाठ योजना जो है 5 से 6 मिनट के लिए बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर दिया गया है द। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है संपूर्ण सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया के लिए कितना समय निर्धारित किया जाता है? तो जो समय निर्धारित किया जाता है ऑप्शन नंबर दिया गया था 36 मिनट। क्वेश्चन 17 पाठ की प्रतिपुष्टि के लिए कितना समय निश्चित किया जाता है? तो वह किया जाता है 6 मिनट। क्वेश्चन 18 कौन सा माध्यम गद्य रचना का नहीं है? तो वह जो है कविता जो है गद्य रचना का माध्यम नहीं है। ऑप्शन नंबर द यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 19 इनमें से दृश्य श्रव्य जनसंचार माध्यम कौन सा है? तो दूरदर्शन है। ऑप्शन नंबर ब। क्वेश्चन 20 जनसंचार हेतु प्रयुक्त सर्वाधिक उपयोगी साधन कौन सा है? तो दूरदर्शन। ऑप्शन नंबर बा। क्वेश्चन 21 इनमें से श्रव्य सामग्री कौन सी है? इनमें से सिर्फ श्रव्य सामग्री देखिए रेडियो है, ग्रामोफोन है, टेप रिकॉर्डर है, ये सभी क्या है? श्रव्य सामग्री है। और दृश्य सामग्री जैसे कि चार्ट है, चॉक बोर्ड है, प्रोजेक्टर है, ये सभी क्या है? दृश्य सामग्री है। इनमें से श्रव्य सामग्री नहीं है। तो देखिए श्रव्य सामग्री कौन सी नहीं है? चार्ट, क्योंकि ये दृश्य सामग्री है, इसलिए ऑप्शन नंबर द यहाँ पे करेक्ट। श्रव्य सामग्री कौन सी है? रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, ग्रामोफोन है, ये सभी श्रव्य सामग्री है। क्वेश्चन नंबर 24 है इनमें से दृश्य सामग्री कौन सी नहीं है? तो देखिए दृश्य सामग्री जो है रेडियो नहीं है। रेडियो कैसी है? श्रव्य है। क्वेश्चन नंबर 25 जिस वाचन को अध्यापक द्वारा किया जाता है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है आदर्श वाचन। ऑप्शन नंबर बा। क्वेश्चन 26 है किस निबंध में देखी हुई वस्तु, स्थान या अवसर का वर्णन किया जाता है? तो वह होता है ऑप्शन नंबर आ वर्णनात्मक निबंध में। क्वेश्चन 27 है अवस्था, अनुकृति, नाटकम या कथन किसका है? यह कथन है भरत मुनि का। ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन 28 है कविता वह साधन है जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। यह कथन किसका है? यह है रामचंद्र शुक्ल जी का। ऑप्शन नंबर
द। क्वेश्चन 29 है, किस प्रणाली में एक ही भाषा के कवियों की तुलना एक दूसरे से की जाती है? यह प्रश्न पढ़ चुके हैं, तुलनात्मक प्रणाली में। क्वेश्चन नंबर 30 है, रचना शिक्षण के लिए प्रवचन विधि को किस विद्यालय स्तर पर काम में लाया जाता है? तो वह है माध्यमिक स्तर पर। यह प्रश्न भी हम लोगों ने पढ़ दिया है। क्वेश्चन 31 है, व्याकरण वह शास्त्र या विधा है जिसमें शब्दों को शासित करने वाली नियमों का निरूपण होता है। यह परिभाषा किसका है? यह परिभाषा है पढ़नी की। ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 32, इनमें से श्रव्य सामग्री कौन है? यह आप देख चुके हैं, ये सभी श्रव्य हैं। इनमें से दृश्य कौन है? ये देखिए 33, 34, 35, ये सब आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, हिंदी शिक्षक में निम्न में से किस गुण का होना आवश्यक है? तो देखिए ये सभी गुण, साहित्य के प्रति प्रेम, विस्तृत अध्ययन, सशक्त अभिव्यक्ति। ऑप्शन नंबर द। देखिए यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कराया नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये आप लोग कर चुके हैं अभी। इनमें से श्रव्य सामग्री है तो ये सभी हैं, दृश्य ये सभी है। कौन सी श्रव्य सामग्री नहीं है? तो आपको पता है चार्ट नहीं है। और कौन सी दृश्य सामग्री नहीं है? तो आपको पता है रेडियो। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से हिंदी शिक्षक में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? शिक्षण के प्रति अरुचि नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन नंबर 38 है, साहित्य अध्यापन का संबंध निम्न में से किस अभिव्यक्ति से है? तो उसका जो संबंध है मौखिक या लिखित अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति, भाव अभिव्यक्ति और इन सभी से है। ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन नंबर 39 है, शिक्षक की उपमा जलते दीपक से किसने दी है? तो वह दी है, ऑप्शन नंबर है आ, रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन 40, शिक्षक का अंतिम लक्ष्य का विकास करना है, तो किस चीज का? मानवता का विकास करना है। ऑप्शन नंबर सा। क्वेश्चन 41 है, शिक्षक की प्रक्रिया में शिक्षक किसके सदृश कार्य करता है? तो वह धुरी के सदृश कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सा। क्वेश्चन 42 है, शिक्षक में पाठ्यक्रम की अपेक्षा शिक्षक का अधिक महत्व है, उक्त सिद्धांत किस शास्त्र में निहित है? वह जो है आपका ऑप्शन नंबर बा दिया गया है, शिक्षा शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 43 है, शिक्षक जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करता है तथा शाश्वत सत्यों का ज्ञान कराता है। आदर्शवाद में शिक्षक को ईश्वर के तुल्य माना गया है। यह कथन किस शिक्षा विधि का है? यह जो है ऑप्शन नंबर है सा, एडम्स का है। क्वेश्चन नंबर 44 है, शिक्षक को शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किस प्रमुख लिपि का प्रयोग करना जरूरी है? तो वह है मूल्यांकन विधि का। किसका है? मूल्यांकन विधि का। ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन नंबर 45 है, शिक्षक का कर्तव्य बालक का सामाजिकरण करना तो है ही, इसके साथ ही अन्य क्या क्या कर्तव्य हैं? तो अन्य कर्तव्य हैं दार्शनिक भाव जगाना, निर्देशक करना और मित्रवत व्यवहार। ये सभी क्या है? उसके कर्तव्य हैं। ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन 46 है, मौलिक विचारों व भावों की सद्भावना हेतु हिंदी शिक्षण में निम्न में से किस गुण का होना आवश्यक है? तो वह है मौलिक चिंतन का। ऑप्शन नंबर सा। क्वेश्चन 47 है, इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक कौन है? तो मॉरिसन है। ऑप्शन नंबर बा है। क्वेश्चन नंबर 48, हर्बर्ट की पंचपदी पाठ योजना उपागम में कितने सोपान हैं? अभी 2 बार, तीसरी बार ये प्रश्न पढ़ रहे हैं, तो 5 हैं। क्वेश्चन नंबर 49, पाठ योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ मिलता है तो किसको मिलता है? शिक्षक को मिलता है, क्योंकि जब पाठ योजना तैयार होती है तो पढ़ाने में मदद मिलती है। क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है, एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि क्या होती है? ध्वनि साम्य विधि। ऑप्शन नंबर बा। क्वेश्चन नंबर 51 है, वाचिक अभिनय में किया जाता है तो क्या किया जाता है? विविध बालकों द्वारा पात्रों के रूप में संवाद बोलना। क्वेश्चन नंबर 52 है, शिक्षण कौशलों के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है तो ऑप्शन नंबर दिया गया है सा, दल शिक्षण की। किसकी? दल शिक्षण की। ऑप्शन नंबर सा यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 53 है, वर्तमान समय में NCERT उपागम के अंतर्गत पाठ नियोजन के किन उद्देश्यों पर बल दिया जाता है? तो ज्ञान एवं बोध पर दिया जाता है, अनुप्रयोग एवं कौशल पर दिया जाता है,
रुचि एवं अभिवृत्ति पर दिया जाता है, तो इन सभी पर बल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, एक अच्छी पाठ्य योजना में निम्न में से कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? तो ये सभी विशेषताएं होनी चाहिए, तो देखते हैं कौन कौन सी। एक है भाषा साधारण एवं आकर्षक होनी चाहिए, लक्ष्यों के अनुसार विस्तृत होनी चाहिए, और सा है प्रश्नोत्तर प्रणाली पर आधारित होनी चाहिए। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 55 है, भाषा शिक्षण का प्रसार साधन कौन सा है? तो वह है दूरदर्शन, ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 56, श्रव्य शिक्षण सामग्री देखिए इसमें से कौन सी है? इसमें से श्रव्य और शिक्षण सामग्री कौन सी है? ग्रामोफोन है, ठीक है, श्रव्य सामग्री की बात करी गई है। क्वेश्चन नंबर 57 है, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण उपागम कौन सा है? तो है श्रव्य और दृश्य दोनों हैं, जिसमें कि सुने भी और दिखाई भी दे। क्वेश्चन नंबर 58 है, शिक्षक द्वारा पाठ पढ़ाने के लिए तैयार की गई योजना क्या कहलाती है? वह कहलाती है पाठ योजना। क्या कहलाती है? पाठ योजना। क्वेश्चन नंबर 59 है, प्रभावी पाठ योजना के लिए पहली और महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है? ऑप्शन नंबर है वाह, विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 60 है, किसने पाठ योजना का विचार प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन नंबर है आ, जॉन हर्बर्ट ने। क्वेश्चन 61 है, अध्यापन में सर्वोत्तम सुलभ दृश्य साधन कौन सा है? तो वह है ऑप्शन नंबर है आ, श्यामपट्ट। क्वेश्चन 62, छात्रों के पूर्व ज्ञान के साथ नूतन ज्ञान पाठ योजना जोड़ती है, तो वह कथन किसका है? वह है पाठ योजना, ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 63 है, संस्कृत भाषा निम्न में से किसके लिए जिस तरह के साधनों का प्रयोग करना चाहिए? तो वह है ऑप्शन नंबर है सा, संगणक। क्वेश्चन नंबर है 64, किसी नगर की भौगोलिक स्थिति जानने के लिए किस तरह के साधनों का प्रयोग करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है आ, मानचित्र का। क्वेश्चन नंबर 65 है, भाषा प्रयोगशाला में प्रयुक्त उपकरण जो है, तो वह देखिए यह है श्रवण विभाग, वाणी व वाचन विभाग और लेखन विभाग। तो ये सभी यहाँ पे ज़रूरी है। अब हम लोग यहाँ पे जो करेंगे वह करेंगे यूनिट नंबर 4, ठीक है। उसके यूनिट 3 के कुछ प्रश्न मैंने वहाँ पे छोड़े हैं, और आप पीडीएफ से देखेंगे, वो रिपीटेड क्वेश्चन है और वो ऐसे प्रश्न हैं जो कि आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। एक बार आप लोगों से ये ज़रूर कहूँगा कि ये वीडियो तो आप देख ही रहे हैं, इसके बाद पीडीएफ को एक सरसरी निगाह से देख लीजिएगा, वो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर कुछ MCQs, ठीक है, आप बार बार देखेंगे तो अच्छा ही आप सभी के लिए रहेगा। तो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया गया है, मूल्यांकन का महत्व क्या है? तो मूल्यांकन का महत्व है, मूल्यांकन के द्वारा छात्रों को अपनी शैक्षिक प्रगति का ज्ञान होता है। मूल्यांकन से उनमें प्रेरणा, आत्मसंतोष, आत्मविश्वास व आगे बढ़ने की हिम्मत उत्पन्न होती है। मूल्यांकन द्वारा छात्रों को अपनी कमियों की जानकारी मिल जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो द है आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मूल्यांकन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो किस चीज़ में? सीखने में, प्रेरणा प्रदान करने में, अ एवं ब दोनों में। ऑप्शन नंबर सा यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मूल्यांकन प्रक्रिया के केंद्र होते हैं तो कितने केंद्र हैं? 3। ऑप्शन नंबर बा यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 4 है, मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रमुख केंद्र जो है उद्देश्य है, अधिगम अनुभव है, मूल्यांकन है, तो ये सभी जो है इसके केंद्र हैं। ऑप्शन नंबर द यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मूल्यांकन के तहत व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसे मानकर चला जाता है। यह कथन किसका है? रेमर एवं गेज का है। ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 60 है, मूल्यांकन के द्वारा छात्रों के व्यवहार को दर्शाया जाता है तो किस तरह से? मात्रात्मक और गुणात्मक। ऑप्शन नंबर जो स है आपका यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, जिन उपकरणों द्वारा व्यवहार का मूल्यांकन करते हैं उन्हें मूल्यांकन की क्या कहा जाता है? उन्हें मूल्यांकन का विधियां और प्रविधियां दोनों ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सा यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 8 है, मूल्यांकन का तरीका क्या है? तो मूल्यांकन का तरीका जो है मौखिक मूल्यांकन है, लिखित मूल्यांकन है और प्रयोगात्मक मूल्यांकन है। ऑप्शन नंबर द यहाँ पे आपका करेक्ट है। क्वेश्चन 9 है, लिखित मूल्यांकन किन परीक्षणों द्वारा किया जाता है?
तो वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक इन दोनों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सा यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं प्रामाणिक होते हैं और अध्यापक निर्मित होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सा आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निबंधात्मक परीक्षाएं होती हैं तो कैसी होती हैं? दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय। तो निबंधात्मक जो होती हैं दोनों तरह से होती हैं, दीर्घ और लघु दोनों। क्वेश्चन नंबर 12 है, अध्यापक निर्मित परीक्षण का प्रकार है तो कैसा है? वह है पहचानात्मक और पुनः स्मरणात्मक। ऑप्शन नंबर सा यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 13 है, पहचानात्मक परीक्षण का प्रकार जो है तो देखिए उसका है द्विविकल्पीय है, अनुशासनात्मक है और बहुविकल्पीय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर द यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, द्विविकल्पीय परीक्षण का स्वरूप क्या है? तो हाँ और ना इसमें है। ऑप्शन नंबर सा आपका यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 15 है, द्विविकल्पीय प्रश्नों का स्वरूप जो होता है वह शुद्ध होता है और अशुद्ध होता है। ऑप्शन नंबर सा यहाँ पे दोनों ही सही है, शुद्ध और अशुद्ध दोनों होते हैं। क्वेश्चन 16 है, द्विविकल्पीय प्रश्नों का रूप क्या है? तो सत्य और असत्य होता है। सत्य और असत्य मतलब ऑप्शन नंबर सा यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, द्विविकल्पी प्रश्नों का निर्माण कितने प्रकार से किया जाता है? तो देखिए सीधी सी बात है, 3 प्रकार से किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दिया गया है सा। क्वेश्चन 18 है, पुनः स्मरणात्मक प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? तो यह आ एवं बा दोनों मतलब साधारण पुनः स्मरण और रिक्त स्थान पूर्ति, तो यह दोनों तरह से होते हैं। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सा आपका सही है। क्वेश्चन 19, निबंधात्मक परीक्षण की त्रुटि है तो उसकी त्रुटि क्या है? छात्रों के शब्दकोश पर बल, भाषा ज्ञान पर बल, विषय के ज्ञान पर अधिक बल। तो ऑप्शन नंबर द यहाँ पे आपका जो हो जाता है करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निबंधात्मक परीक्षण का गुण है। तो निबंधात्मक परीक्षण का जो गुण है ऑप्शन नंबर दिया गया है आ, छात्रों को प्रश्नों के उत्तर देने की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। बा, छात्रों की उच्च मानसिक क्रियाओं का मापन संभव है। छात्रों की भाषा शैली एवं लेखन कला का ज्ञान होता है। तो ऑप्शन नंबर द जो है आपका करेक्ट है। क्वेश्चन 21, निबंधात्मक परीक्षण का दोष है। तो निबंधात्मक परीक्षण का दोष क्या है? ऑप्शन आ है, इस परीक्षण प्रणाली के कारण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल परीक्षा पास करना रह गया है। ऑप्शन बा है, छात्र परीक्षा के समय अत्यधिक परिश्रम करते हैं जिनसे उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सा जो है यह सही है, दोनों बातें यहाँ पे सही हैं। क्वेश्चन 22 हो गया, निबंधात्मक परीक्षा के सुधार है तो सुझाव क्या है? तो उसमें सुझाव है प्रश्नों में सुधार, प्रश्न पत्रों में सुधार, उत्तर पुस्तकों के मूल्यांकन में सुधार, उपरोक्त सभी सुधार हैं। तो ऑप्शन नंबर द जो है आपका यहाँ पे सही है। क्वेश्चन 23 है, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का विकास किसने किया था? तो J.M. राइस ने किया। ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 24 है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण प्रायः एकांतर, प्रत्युत्तर, बहुनिर्वचन, तुल्य या रिक्त स्थान पूर्ति रूप के प्रश्नों पर आधारित होता है एवं सही उत्तरों की कुंजी के द्वारा अंकित किया जाता है। अगर कोई उत्तर कुंजी के विपरीत है तो उसे अशुद्ध माना जाता है। यह कथन किसका है? CV गुड का। ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 25, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का अभिज्ञान रूप क्या है? तो उसका जो अभिज्ञान रूप है एकात्मक अनुक्रिया रूप, बहुनिर्वाचन रूप, मिलान रूप। तो ऑप्शन नंबर द यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 26 है, सतत मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है? सतत मूल्यांकन से तात्पर्य है ऑप्शन नंबर सा आ एवं बा, नियमित मूल्यांकन और निरंतर मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 27 है, मूल्यांकन की प्रक्रिया विद्यार्थियों को देती है तो क्या देती है? शैक्षिक प्रगति की प्रेरणा देती है। ऑप्शन नंबर बा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परीक्षण की विशेषताओं से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है द, मतलब पारदर्शिता, क्रमबद्धता, उद्देश्य निष्ठता। तो ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर द यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 29, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्षेत्र है तो कौन सा है? एक तो है सह विद्यालय क्षेत्र, एक तो है विद्यालय क्षेत्र और है सह विद्यालय गतिविधियाँ। ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन 30, उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किया जाता है तो क्या चयन किया जाता है? ऑप्शन नंबर दिया गया सा, शिक्षण नीतियों एवं नियुक्तियों का चयन किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 31 है, किस परीक्षण में छात्र को आत्म प्रकाशन का अवसर नहीं मिलता? तो वह है वस्तुनिष्ठ परीक्षण का, क्योंकि जब इस तरह से रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, मूल्यांकन की प्रक्रिया का मुख्य केंद्र क्या होता है? तो उसका उद्देश्य होता है, अधिगम अनुभव होता है, साक्ष्य या मूल्यांकन होता है। तो यह सभी होते हैं। क्वेश्चन 33 है, व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया में छात्र के ज्ञान के पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है। तो किस तरह से? ज्ञानात्मक पक्ष का, भावात्मक पक्ष का और संज्ञानात्मक पक्ष का। तो ऑप्शन नंबर द यहाँ पे सही है। क्वेश्चन 34 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रकार कैसा है? तो सतत एवं व्यापक आंतरिक मूल्यांकन और सतत एवं व्यापक बाह्य मूल्यांकन, इसलिए ऑप्शन नंबर सा जो है आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन 35 है, सतत एवं व्यापक आंतरिक मूल्यांकन में संपूर्ण वर्ष परीक्षाएं होती हैं। तो अवलोकन के रूप में, साक्षात्कार रूप में, औपचारिक परीक्षाएं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर द यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 36 है, रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है तो सतत मूल्यांकन के रूप में। क्वेश्चन 37, मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया है? तो वह ब्लूम के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर बा। क्वेश्चन 38 है, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन उपागम का प्रवर्तक है? तो BS ब्लूम साहब हैं, ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन 39 है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर है द, कई उत्तर होते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षा के। क्वेश्चन नंबर है 40, एक प्रस्तावना कथन एक छात्र को एक नई अवधारणा को सीखने में कैसे मदद करता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बा दिया गया है, यह छात्र को कक्षा में सतर्क रहने में मदद करता है और यह जानने के लिए कि क्या सिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बा है आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा इकाई योजना का लाभ नहीं है? तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, ऑप्शन द सही है, यह छात्रों को उनके शिक्षण अधिगम के अनुभवों को प्रभावित करने में मदद करता है। तो यही जो आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर है 42, हर्बर्ट ने पंचपदीय उपागम से पूर्व JF हर्बर्ट ने कक्षा शिक्षण हेतु निम्न पदों का निर्धारण किया है। तो वह कौन कौन से हैं? वह है स्पष्टता, संबंध, व्यवस्था एवं विधि। तो ये सभी हैं, ऑप्शन नंबर द यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 43 है, रीजनल कॉलेज ऑफ मैसूर के डॉक्टर दवे द्वारा 1967 में विकसित किया गया उपागम कैसा है? तो NCERT उपागम। अब देखिए यहाँ पे ये बहुत सारी बातें आपसे बोल दी गई, तो ये ऐसे ही पूछ लेते हैं, RCEM कहाँ है? तो मैसूर। किसने इसको किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर दवे। कब किया गया? तो 1967 में। 3 से 4 प्रश्न एक प्रश्न में आपको यहाँ पे दिए गए हैं, बेहद ही इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ से कुछ भी आपसे पूछ लें। क्वेश्चन नंबर 44 है, सतत मूल्यांकन का महत्व क्या है? तो सतत मूल्यांकन का जो महत्व है, पठन पाठन का भाव होता है, ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 45 है, परीक्षा के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? तो आपको भी पता है, परीक्षा के एक लिखित परीक्षा होती है, मौखिक परीक्षा होती है और प्रायोगिक परीक्षा होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर द यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46 है, रचना के आधार पर प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के आधार पर प्रश्न निबंधात्मक होते हैं, लघु उत्तरी व अति लघु उत्तरी होते हैं और बहुविकल्पीय भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर द यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, सभी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, मौखिक परीक्षा में छात्रों के मूल्यांकन के लिए किस प्रश्नों के प्रश्न पूछे जाते हैं? तो आपको पता है, वार्तालाप संबंधी होता है, शलाका परीक्षा, आशु भाषण। तो ये सभी होते हैं, ऑप्शन नंबर द यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 48, छात्रों के प्रतिदिन के कार्यों का परीक्षण और मूल्यांकन होना चाहिए, तो किसके द्वारा? सतत मूल्यांकन के द्वारा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सा यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49 है, छात्रों के गृह कार्य का मूल्यांकन संभव है? तो वह होता है आंतरिक मूल्यांकन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सा। क्वेश्चन नंबर 50 है, जिस परीक्षा के परीक्षण में छात्र किसी समस्या का प्रस्तुतिकरण करते हुए एक दूसरे से तर्क वितर्क द्वारा अपने विचार प्रकट करते हैं, उनको हम कहते हैं शास्त्रार्थ परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 51 है, श्रेष्ठ मूल्यांकन के गुण हैं तो कौन से हैं? वस्तुनिष्ठता है, विश्वसनीयता है, वैधता है। तो ये सभी हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर द यहाँ पे करेक्ट हो जाता है।
क्वेश्चन 52 है, मूल्यांकन में किसका मापन किया जाता है? तो मूल्यांकन में जो है व्यक्तित्व परीक्षण का मापन किया जाता है, ऑप्शन नंबर सा। क्वेश्चन 53 है, भाषा के सामान्य अवगमन के ज्ञान के लिए मूल्यांकन में सर्वाधिक उपयुक्त प्रश्न कैसे होते हैं? तो होते हैं अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन 54, मूल्यांकन की प्रक्रिया का मुख्य केंद्र कैसा होता है? तो उद्देश्य होते हैं, अधिगम अनुभव होता है, साक्ष्य या मूल्यांकन होते हैं। तो मतलब ये सभी होते हैं, ऑप्शन नंबर द आपका करेक्ट है। क्वेश्चन 55, मूल्यांकन की प्रक्रिया विद्यार्थियों को क्या देती है? शैक्षिक प्रगति की प्रेरणा देती है, ऑप्शन नंबर बा यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परीक्षण की विशेषताओं से संबंधित है? तो ये सभी हैं, पारदर्शिता भी है, क्रमबद्धता भी है, उद्देश्य निष्ठता भी है। तो ऑप्शन नंबर द यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 57 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो ये सभी हैं, सह विद्यालय क्षेत्र का विद्यालय क्षेत्र, सह विद्यालय गतिविधियाँ, ऑप्शन नंबर द यहाँ पे करेक्ट है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर, किस परीक्षण में छात्र को आत्म प्रकाशन का अवसर नहीं मिलता है? तो वह है वस्तुनिष्ठ परीक्षण। यह प्रश्न पहले भी आ चुका है। क्वेश्चन 59 दिया गया है, इनमें से कौन सा भाषाई कौशल नहीं है? तो वह है सुनना। भाषाई कौशल नहीं है, बाकी सुनना, पढ़ना, सुनाना जो है वह नहीं है, सुनना है, पढ़ना है, लिखना है। क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाचन का आधार नहीं है? तो अभिनय जो है वाचन का आधार नहीं है, ऑप्शन नंबर सा। क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध उच्चारण का कारण नहीं है? तो वह है ऑप्शन नंबर आ, सुलेख विहीनता। क्वेश्चन नंबर है 62, बालकों में भाषा सीखने का विकास शैशवावस्था में किस माध्यम के द्वारा किया जाता है? तो माध्यम होता है अनुकरण, ऑप्शन नंबर सा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर, भाषा सीखने का दूसरा साधन क्या है? तो है अभ्यास, ऑप्शन नंबर सा। क्वेश्चन नंबर 64, श्रवण कौशल शिक्षण के निम्न में से कौन से उद्देश्य हैं? तो हैं उपरोक्त सभी। अब सभी में कौन कौन से देखिए, एक तो है छात्रों की मौलिकता में वृद्धि करना, छात्रों के मानसिक और बौद्धिक विकास करना, सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना, ऑप्शन नंबर द यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर है 65, वाचन का अर्थ क्या है? तो वाचन का जो अर्थ होता है पढ़ना, ऑप्शन नंबर सा। क्वेश्चन नंबर है 66, भाषा सीखने तथा सिखाने में उच्चारण की अशुद्धियाँ बाधक होती हैं, जिसके कारण उच्चारण में आने वाले दोष होते हैं। तो कैसे होते हैं? ध्वनिलोपन, ध्वनि विकृति, ध्वनि विपर्यय। तो ऑप्शन नंबर द यहाँ पे करेक्ट है, ये सभी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, शुद्ध उच्चारण की आदत के लिए बालकों में किन विधियों का प्रयोग करना चाहिए? तो उनमें करना चाहिए अभ्यास विधि का प्रयोग, अनुकरण विधि का प्रयोग और निरीक्षण का प्रयोग। ये इन सभी का प्रयोग करना चाहिए, ऑप्शन नंबर द यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर है 68, उत्पादक कौशल में किसका समावेश होता है? तो वह होता है संभाषण लेखन का, ऑप्शन नंबर सा। क्वेश्चन नंबर है 69, लेखन शिक्षण की निम्नलिखित विधियां हैं, कौन कौन सी हैं? अभ्यास विधि, खेल विधि, श्रुत लेखन विधि। तो ये सभी हैं, ऑप्शन नंबर द यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन है 70, पढ़ने की प्रारंभिक स्थिति में शिक्षक जो ध्यान देता है अक्षर ध्वनि समन्वय पर, ऑप्शन नंबर सा। क्वेश्चन नंबर 71, व्यक्तिक पाठन की प्रमुख विधियां कौन सी हैं? तो वर्ण बोध विधि, ध्वनि साम्य विधि, स्वचारण विधि, ऑप्शन नंबर द यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर है 72, भाषा दक्षता में कौन से दो तत्व सम्मिलित हैं? तो सम्मिलित है शुद्धता और धारा प्रवाह, ऑप्शन नंबर सा। आ और बा दोनों। श्रवण और पठन है, तो श्रवण और पठन क्या है? ग्रहणशील कौशल है, ऑप्शन नंबर आ है। क्वेश्चन नंबर दिया गया 74, लेखन से अभिव्यक्ति के कौन रूप हैं? लेखक से अभिव्यक्ति के कौन रूप हैं? तो ऑप्शन नंबर द है, ये सभी हैं। कौन कौन से हैं? कविता कहानी है, निबंध नाटक है, आत्मकथा और संवाद है, ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 75, लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है, तो क्या है? सारांश लेखन है, ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 76, प्राथमिक विद्यालय के कुछ विद्यार्थियों के श्रवण और वाचन कौशलों के विकास के लिए इनमें से कौन सी पद्धति उपयुक्त है? तो वह पद्धति उपयुक्त है अभिनय तथा संवाद की, ऑप्शन नंबर बा।
क्वेश्चन नंबर 77, मानव अपने विचारों का आदान प्रदान मुख्य रूप से किन प्रक्रियाओं के द्वारा करता है? तो वह करता है संभाषण के द्वारा। ऑप्शन नंबर बा यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 78 है, श्रवण कौशल विकास के लिए कौन सा उत्तम मार्ग है? तो उसके लिए जो उत्तम मार्ग है, विद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों में भाषा श्रवण के अवसर प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 79 है, भाषण कौशल मूल्यांकन के लिए अनिवार्य जो है वह है संभाषण। ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 80, लेखन परंपरा में नीचे दिए गए पर्यायों में से किससे संबंध है? तो निर्धारित स्थानों पर विराम चिन्हों का प्रयोग करने से। क्वेश्चन नंबर 81 दिया गया है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का संप्रत्यय परीक्षा सुधार के लिए किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यहाँ पे बताया गया उपयुक्त सभी हैं, तो सभी देखते हैं। एक है, जो व्यक्ति शिक्षण कार्य कराता है उसी व्यक्ति के द्वारा विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाए। मूल्यांकन कार्य संपूर्ण सत्र चलता रहे। मूल्यांकन द्वारा छात्रों को व्यक्तित्व के बहुआयामी पक्षों की जानकारी प्राप्त हो। तो ये सभी हैं, ऑप्शन नंबर द यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का जो महत्व है यहाँ पे भी सभी है। यह मूल्यांकन तथा सीखने की प्रक्रिया साथ साथ चलती है। इस मूल्यांकन में बच्चे की प्रगति की तुलना उसके स्वयं की पिछली प्रगति से की जाती है। इस मूल्यांकन द्वारा बच्चे के विकास के सभी पहलुओं का पता चलता है। तो ये सभी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन है 83, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है या किसका कथन है? NCERT का। क्वेश्चन नंबर 84 है, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है या शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली का आवश्यक अंग है और शिक्षा के उद्देश्यों के साथ पूर्ण रूप से संबंधित है। यह कथन किसका है? कोठारी कमीशन का। ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन है 85, मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से अच्छा है या वांछनीय है उसे मानकर चला जाता है। यह कथन है रेमर्स व गेज साहब का। क्वेश्चन है 86, मूल्यांकन अनुरूप है किसके? विधि के। ऑप्शन नंबर सा। क्वेश्चन 87 है, मूल्यांकन को उपकरण व प्रविधियों के उद्देश्य के अनुरूप विभाजित किया जाता है। तो कितने वर्गों में? 4 वर्गों में किया जाता है। ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन 88, मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष कौन सा है? तो स्वाभाविकरण करना जो उसका क्रियात्मक पक्ष है। परिभाषा ये है, एक बार फिर से देखना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 90 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन प्रक्रिया का आवश्यक अंग नहीं है? तो छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर जो इसका अंग नहीं है। क्वेश्चन 91, ई.बे वेस्ले के अनुसार मूल्यांकन एक कैसी प्रक्रिया है? व्यापक प्रक्रिया है। कैसी है? व्यापक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर सा। क्वेश्चन 92, परिभाषाएं आप देख सकते हैं। फिर 93, मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन जो है ये सभी सत्य हैं। कैसे? उद्देश्य केंद्रित होता है। मूल्यांकन और उद्देश्य में घनिष्ठ संबंध है। एक व्यवस्थित पद्धति है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर, मूल्यांकन महत्वपूर्ण बिंदु है। कैसे? शैक्षिक उद्देश्य है, अधिगम अनुभव है और व्यवहार परिवर्तन है। तो ये सभी हैं इसमें, इसलिए जो आप ऑप्शन नंबर जो है आपका ये सभी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 95 है, मूल्यांकन की प्रक्रिया में परिमाणों की पुष्टि संबंधित है। किस तरह से? व्यवहार परिवर्तन से, शिक्षण उद्देश्य से, अनुभवों से, इन सभी के द्वारा। क्वेश्चन 96, कक्षोन्नति का प्रमुख स्थान कैसे होता है? वार्षिक परीक्षा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बा। क्वेश्चन 97, सतत मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः विभक्त कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर दा। क्वेश्चन है 98, सतत मूल्यांकन निदान का पथ प्रशस्त करता है, सार्थक ज्ञान के लिए, निरर्थक ज्ञान के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सा यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 99 है, मूल्यांकन का क्षेत्र कैसा होता है? तो मूल्यांकन का क्षेत्र जो होता है व्यापक होता है। ऑप्शन नंबर सा यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 100 है, मूल्यांकन उपकरण को कहा जाता है वैध। ऑप्शन नंबर आ। 101 है, निदान का अर्थ होता है, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी हैं, सभी को देखते हैं। सीखने संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना, विषय संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना, लक्षणों के आधार पर कठिनाइयों का पता लगाना। तो ऑप्शन नंबर द यहाँ पे करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 102, उचित गति व आरोह अवरोह के शुद्ध उच्चारण का मूल्यांकन होता है मौखिक परीक्षा के द्वारा। ऑप्शन नंबर आ यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर है आपका 103, जो प्रश्न निश्चित, स्पष्ट और संक्षिप्त होते हैं वह क्या होते हैं?
वस्तुनिष्ठ परीक्षा के अंतर्गत आते हैं। कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ परीक्षा के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है, भाषा तथा लेख का प्रभाव पड़ता है तो निबंधात्मक परीक्षा में पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे आपको लिखने को बहुत कुछ होता है, वहाँ पे आपकी भाषा का प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन 105 है, उपचारात्मक हिंदी शिक्षण हेतु प्रयुक्त कीजिए तो क्या? निदानात्मक परीक्षण। 107 है, हिंदी भाषा में सतत मूल्यांकन करते समय किस बात पर विशेष ध्यान देंगे? तो भाषा प्रयोग की कुशलता पर बहुत ध्यान देंगे। क्वेश्चन 107 है, निदानात्मक परीक्षण प्रयोग किया जाता है तो कमजोर बालकों के हेतु। 108 है, मूल्यांकन प्रक्रिया के आधार पर पाठ्य योजना के संकेत कैसे हैं? पाठ्य वस्तु एवं प्रमुख विचार। 109 और अंतिम प्रश्न है आपके हिंदी शिक्षण का, गीतांजलि की रचना किसने की थी? यह प्रश्न कौन सी परीक्षा का रूप है? तो यह जो है प्रत्यय स्मरण का रूप है। इस तरह हम लोगों ने हिंदी शिक्षण के सभी MCQs कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आप सभी लोगों से यही कहूँगा, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।